हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 12 का यूनिट नंबर 12 का वीडियो नंबर 21। तो बेटे ये 12वीं यूनिट का 21वां वीडियो है। और इससे पहले 20 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 12 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है बेटे, तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे यूनिट नंबर 12 के एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न का भाग नंबर 6। तो आज हम बेटे यूनिट नंबर 12 के एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे, और ये हमारा अभ्यास प्रश्नों का वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले 5 भागों में अर्थात 5 वीडियो में भी हमने एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्नों को हल किया है यूनिट नंबर 12 के। ठीक है बेटे, तो चलो बच्चों जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें करने हैं यूनिट नंबर 12 के एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न। ठीक है बेटे, तो हम लिखते हैं ऊपर, आप भी लिखा करो साथ साथ बेटे। यूनिट नंबर 12 के एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न। यूनिट नंबर 12 के एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न, और ये है अभ्यास प्रश्नों का भाग 6। तो अभ्यास प्रश्नों का 6ठा भाग है यूनिट नंबर 12 एनसीईआरटी अभ्यास प्रश्न और भाग 6। ठीक है बेटे, कौन सा भाग है? 6ठा भाग। इससे पहले 5 भाग में भी हमने एनसीईआरटी के यूनिट 12 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और आज हम पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। 18वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित के संभावित कारण दीजिए। हमारे पास क्वेश्चन है निम्नलिखित के संभावित कारण दीजिए। निम्नलिखित के संभावित कारण दीजिए। हमें कारण बताने हैं। नंबर 1, सबसे पहला इन्होंने दिया है साइक्लोहेक्सेनॉन अच्छी लब्धि में, साइक्लोहेक्सेनॉन अच्छी लब्धि में, लब्धि माने प्राप्ति, यील्ड, अच्छी लब्धि में साइनोहाइड्रिन बनाता है। साइनोहाइड्रिन बनाता है, साइनोहाइड्रिन बनाता है, परंतु 2,2,6 ट्राई मिथाइल, परंतु 2,2,6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन ऐसा नहीं कर पाता है। साइक्लोहेक्सेनॉन ऐसा नहीं कर पाता है। ध्यान से समझेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। हमें कारण बताना है कि जो साइक्लोहेक्सेनॉन है वो बहुत ज्यादा मात्रा में साइनोहाइड्रिन क्यों बना देता है, और 2,2,6 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन बहुत ज्यादा मात्रा में साइनोहाइड्रिन क्यों नहीं बना पाता है। तो यहां से लिखते हैं बेटे इसका आंसर, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। साइक्लोहेक्सेनॉन को देखो जरा, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। बेंजीन रिंग तो क्या कहें, ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, और इसके ऊपर जुड़ा हुआ है O, तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेनॉन।
साइक्लोहेक्सेनोन, ये साइक्लोहेक्सेनोन है। और जब हम इसके ऊपर करते हैं HCN का रिएक्शन, हाइड्रोजन साइनाइड का, तो हाइड्रोजन साइनाइड के रिएक्शन करने से क्या होता है, ये बॉन्ड टूट जाता है, एक O की तरफ तो जुड़ता है H और एक तरफ जुड़ता है CN। इसका मतलब ये है कि ये जो आपका साइक्लोहेक्सेन था, इसके ऊपर एक तो आ जाता है OH और एक आ जाता है CN। तो ये जो प्रोडक्ट बनता है इसे कहते हैं साइनोहाइड्रिन। साइक्लोहेक्सेनोन से बना साइनोहाइड्रिन, तो आप इसका पूरा नाम लिख सकते हो साइक्लोहेक्सेनोन साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन ये इसका पूरा नाम है। अब सवाल यह है कि साइक्लोहेक्सेनोन से साइक्लोहेक्सेनोन साइनोहाइड्रिन जो बनता है वो बनता है बेटे अधिक मात्रा में। यहां लिख दूं मैं अधिक मात्रा। तो ये अधिक मात्रा में क्यों बनता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए बनता है अधिक मात्रा में क्योंकि त्रिविम विन्यासी बाधा नहीं होती। CN नेगेटिव जब यहाँ अटैक करेगा, यानी न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के रास्ते में कोई बाधा नहीं है, तो यहाँ आप लिखोगे कि अच्छी लब्धि का कारण क्या है। अच्छी लब्धि, लब्धि माने प्राप्ति, यील्ड, अच्छी लब्धि का कारण, अच्छी लब्धि का कारण। क्या कारण है बेटे, अच्छी लब्धि का कारण है त्रिविम विन्यासी बाधा, जिसे आप कहते हो स्टेरिक हिंड्रेंस, न होना। तो न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा, जिसे आप कहते हो CN नेगेटिव, उसके अटैक करने के रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं है, त्रिविम विन्यासी बाधा नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, इसलिए वो फ्रीली अटैक कर पाता है और फिर H पॉजिटिव भी फ्रीली बाद में अटैक कर पाता है और आपको साइनोहाइड्रिन मिल जाता है बहुत अधिक मात्रा में। पर यदि आप 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन की बात करोगे, ऐसा होता है, देखो ये तो साइक्लोहेक्सेन हो गया और ये हो गया साइक्लोहेक्सेनोन, और 2,2,6 1 2 3 4 5 6 2,2,6 यानी कि 2 2 और 6 ट्राइमिथाइल, 3 मिथाइल हैं, 1 2 3, ये है बेटे, ये है 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन। अब यदि हम इसके ऊपर रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन साइनाइड का, हाइड्रोजन साइनाइड के रिएक्शन से ही तो मिलता है साइनोहाइड्रिन, तो क्या होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, पक्की बात है, एक बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ H जुड़ेगा, यहाँ CN। पर मुझे एक बात बताओ, CN को अटैक करना कोई इतना आसान थोड़ा ही है। CN का यहाँ अटैक करना आसान नहीं है, क्योंकि CN के रास्ते में 1 2 3 मिथाइल ग्रुप एक त्रिविम विन्यासी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, यानी कि यहाँ जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, उस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में समस्या है, क्योंकि 3 मिथाइल ग्रुप क्या पैदा कर रहे हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम विन्यासी बाधा, रुकावट। यहाँ भीड़ बढ़ा दी ना इन्होंने, जब इन्होंने भीड़ बढ़ा दी तो CN नेगेटिव इजीली अटैक नहीं कर पाएगा, फिर H पॉजिटिव को बाद में अटैक करना है, वो भी इजीली अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है बेटे, तो प्रोडक्ट तो बनेगा पर बहुत कम बनेगा। कैसा प्रोडक्ट बनेगा, देखो ये तो हो गया आपका साइक्लोहेक्सेन, यहाँ हो गया आपका, एक तो जुड़ा है इस पे आके OH और एक जुड़ा है CN, और इस पे पहले से ही एक CH3 और 2 CH3 थे और एक CH3 यहाँ था। देखियो कितनी भीड़ थी पहले से ही, और अब भीड़ और भी ज्यादा बढ़ गई, तो इसकी लब्धि होती है कम, यानी कि कम मात्रा में बनता है। क्यों बनता है मैंने बता दिया आपको, भीड़ के कारण। इसका नाम क्या होगा, साइनोहाइड्रिन है ना, 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन साइनोहाइड्रिन। पूरा नाम आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, मैंने आपको बता दिया 2,2,6 ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन साइनोहाइड्रिन।
कम मात्रा में बनता है। क्यों बनता है कम मात्रा में? मैंने कारण भी आपको बता दिया। देखो यहां से लिखते हैं, कम लब्धि का कारण, लब्धि कहते हैं प्राप्ति को, यील्ड को, कम लब्धि का कारण। क्या कारण है बताओ? CN नेगेटिव के मार्ग में 3CH3 ग्रुप की, 3CH3 आ गए ना ये तीनों, त्रिविम विन्यासी बाधा, जो आपका अटैकिंग रिएजेंट है उसके मार्ग में क्या उत्पन्न हो रही है? त्रिविम विन्यासी बाधा उत्पन्न हो रही है, इसलिए होता है ऐसा। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहा है सेमी कार्बेजाइड में 2 NH2 समूह होते हैं। बिल्कुल होते हैं। सेमी कार्बेजाइड में 2 NH2 समूह या ग्रुप होते हैं। सेमी कार्बेजाइड में 2 NH2 ग्रुप होते हैं, परंतु केवल एक NH2 समूह ही सेमी कार्बेजोन विरचन में प्रयुक्त होता है। परंतु केवल एक NH2 ही या NH2 समूह ही सेमी कार्बेजोन विरचन में प्रयुक्त होता है। बताओ मैंने सिखाई थी नहीं ये बात? ये तो रिएक्शन मैंने कई बार करा दिया आपको और बताया है कि कौन सा NH2 यूज करना है और कौन सा NH2 यूज नहीं करना है। देखो मैं बताता हूं इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि सेमी कार्बेजाइड होता है NH2, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, NH2 सिंगल बॉन्ड NH, फिर CO, C डबल बॉन्ड O और फिर NH2। ऐसा ही तो होता है सेमी कार्बेजाइड। यदि आप इस सेमी कार्बेजाइड को देखोगे तो NH2 तो बेटे यहाँ भी है, यहाँ भी है, पर जो NH2 CO से जुड़ा होता है ना वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, पर जो NH2 CO से नहीं जुड़ा होता है, NH से जुड़ा होता है, ये वाला NH2 रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ये वाला नहीं करता है। अब सवाल यही तो है हमारा कि 2 NH2 ग्रुप हैं पर दो में से केवल ये वाला NH2 ग्रुप ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों करता है, ये वाला क्यों नहीं करता है? इसका रीजन पता क्या है बेटे? देखो इसके पास भी एक लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास है बेटे 2 लोन पेयर। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। होता क्या है कि ये जो लोन पेयर है यहाँ चला जाता है, डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड बन जाएगा तो फिर इस डबल बॉन्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, इस डबल बॉन्ड के एक पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन वहां शिफ्ट कर जाएंगे, तो हमें एक अनुनादी संरचना और मिलेगी। ये NH2 तो ज्यों का त्यों है, इसके पास लोन पेयर भी है, यह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी है NH, और C ये बन जाएगा सिंगल बॉन्ड O और नेगेटिव, और एक जोड़ा, 2 जोड़े और 3 जोड़े हो गए, नेगेटिव चार्ज हो गया इसके ऊपर। और बेटे यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड NH2, क्या है ये? NH2 है ना, ये है NH2 और इसके ऊपर आ गया बेटे पॉजिटिव चार्ज। तो होता क्या है कि फिर क्या होगा? देखो फिर ये होगा कि यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दोबारा यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ का जो आपका एक पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन फिर वहां शिफ्ट कर जाएंगे, फिर ऐसी संरचना बन जाएगी। तो NH2 ग्रुप भले इस पे 2 हों, एक तो ये एक तो ये, पर जो NH2 ग्रुप CO से अटैच होता है ना वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर ही नहीं सकता है। जो NH2 ग्रुप CO से अटैच होता है वो नाभिक स्नेही की भांति कार्य नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि वो CO के साथ अनुनाद में हिस्सा लेता है, CO के साथ अनुनाद की क्रिया में पार्टिसिपेट करता है।
और जब वो अनुनाद की क्रिया में पार्टिसिपेट करेगा, अनुनाद में हिस्सा लेगा, तो उसके ऊपर जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, लॉन पेयर है, उसका डेंसिटी घटेगा, उसका घनत्व घटेगा। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी खासियत ये होती है कि या तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए और या फिर उसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होना चाहिए, जिसे आप कहते हो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। तो इलेक्ट्रॉन पेयर तो इधर को शिफ्ट कर गया, और जब इधर को शिफ्ट कर गया तो इसके ऊपर तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो न्यूक्लियोफाइल कैसे बन जाएगा ये? न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही या तो नेगेटिवली चार्ज होता है या फिर उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े होते हैं एक्स्ट्रा। और पॉजिटिव वाला न्यूक्लियोफाइल कैसे हो जाएगा बताओ? नाभिक तो खुद धनावेशित है, तो धनावेशित नाभिक को धनावेशित वाला हिस्सा किस तरह स्नेह करेगा, किस तरह प्यार करेगा, किस तरह लगाव करेगा? पॉजिटिव तो पॉजिटिव से लगाव करता ही नहीं है, नेगेटिव नेगेटिव से लगाव नहीं करता है। यह बात तो आपने फिजिक्स में भी पढ़ी है बेटे। तो इसका मतलब यह है कि जो ग्रुप, जो NH2 ग्रुप CO से जुड़ा होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं कर सकता है, क्योंकि वो CO के साथ अनुनाद की क्रिया में भाग लेने के कारण उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का घनत्व कम हो जाता है या इलेक्ट्रॉन पेयर उसके ऊपर नहीं रहता है। जबकि जो NH2 ग्रुप NH से जुड़ा हुआ है वो अनुनाद में भाग नहीं लेता है, जिसके कारण उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ज्यों का त्यों रखा रहता है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक रहती है, इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है, इसलिए रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ये वाला NH2 ये कभी नहीं करता है। ठीक है बेटे, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, मैं लिखवाऊंगा फिर इसके बारे में। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो हमें पता चला है बेटे कि CO से जुड़ा NH2 ग्रुप, जो ग्रुप CO से जुड़ा है, नाभिक स्नेही का काम नहीं करता है। क्यों नहीं करता है बताओ? क्योंकि वह CO के साथ अनुनाद की क्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। CO के साथ अनुनाद की क्रिया में भाग लेता है, जिसके कारण उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाता है। यानी कि उसका जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वो उसके पास नहीं रहता है पूर्ण रूप से, इसलिए वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकता है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए यह अभिक्रिया में या रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है या हिस्सा नहीं लेता है, क्योंकि उसे तो अनुनाद से फुर्सत नहीं है। जब उसे अनुनाद से फुर्सत नहीं है तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कहाँ कर लेगा? जिन बच्चों को मोबाइल में गेम खेलने से फुर्सत नहीं है, चाहे वो PUBG खेल रहे या फिर में खेल रहे फ्री फायर या और भी बहुत सारे गेम है, तो जिन बच्चों को गेम खेलने से ही फुर्सत नहीं है वे बेटे मोबाइल में पढ़ाई कहाँ से कर लेंगे? कर ही नहीं सकते हैं, उन्हें गेम से ही फुर्सत नहीं है। पर यदि हम बात करें उस NH2 ग्रुप की जो NH से जुड़ा है, जबकि NH से जुड़ा भाई एक NH2 ग्रुप तो जुड़ा है, किससे जुड़ा है? एक NH2 ग्रुप CO से, और एक जुड़ा है NH से। ठीक है, तो जबकि NH से, चलो सेंटेंस थोड़ा बदलते हैं, NH से जुड़े NH2 ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन घनत्व सदैव
अधिक रहता है, क्योंकि वो अनुनाद में हिस्सा नहीं ले रहा है, अधिक रहता है। अर्थात आप ऐसे लिख सकते हो, अर्थात उस पर इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित रहता है। अतः वह नाभिक स्नेही, वह नाभिक स्नेही की भांति या नाभिक स्नेही की तरह कार्य कर सकता है, नाभिक स्नेही की तरह कार्य कर सकता है। ठीक है बेटे, और जब नाभिक स्नेही की तरह कार्य कर सकता है, इसलिए वह रिएक्शन में भाग लेता है। ठीक है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, या तो यूं लिखो और या फिर लिखो रिएक्शन में भाग लेता है। तो केवल एक NH2 ग्रुप ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, दोनों में से केवल एक। क्यों करता है? कारण मैंने बेटे आपको बता दिया है कि ऐसा क्यों हुआ है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 3 पर। तीसरा पार्ट देखते हैं क्या है इसका। तीसरे पार्ट में पूछा गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एवं अल्कोहल से, लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड एवं अल्कोहल से, समझ रहे ना आप ध्यान से? ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एवं अल्कोहल से अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में एस्टर के विरचन के समय, एस्टर तो बनेगा ही, एस्टर के विरचन के समय, भाई एसिड और अल्कोहल जब रिएक्शन करेंगे तो एस्टर ही तो बनेगा बेटे, एस्टरिफिकेशन कहते हैं ना। जल तथा एस्टर के बनते ही उनको निकाल दिया जाता है, समय जल तथा एस्टर के बनते ही, जल तथा एस्टर के बनते ही उनको निकाल दिया जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका कारण बहुत सिंपल है, निकाल दिया जाता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बेटे, क्यों निकाल दिया जाता है, कारण बताएंगे। चलो देखो यहां लिखेंगे हम इसका आंसर। आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, ठीक है, और अल्कोहल है, एक ले लो अल्कोहल आप, R- ले लूं बेटे, और अम्ल की उपस्थिति है। तो अम्ल की उपस्थिति में आप एक काम करो, कोई सा एक एसिड ले लो, H2SO4 ले लो, और रिएक्शन होती है बेटे ये रिवर्सेबल, दोनों दिशाओं में चलने वाली। तो आपको पता है यहां से H निकलेगा, यहां से OH, RCOOR', मेन प्रोडक्ट तो RCOOR' है जिसे कहते हैं हम एस्टर, और साइड प्रोडक्ट बनता है जल। तो इन्होंने कहा है कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को किसी अम्ल की उपस्थिति में एस्टर और जल में कन्वर्ट करते हो, तो आप साथ के साथ एस्टर और जल को क्यों हटाते रहते हो? ठीक है, देखो बनते ही उनको निकाल दिया जाता है। इन्हें क्यों निकाल दिया जाता है? बार बार जितना बनेगा उतना ही रिमूव कर दिया, क्यों? इसका रीजन ये है, देखो यहाँ, यदि आप इस रिएक्शन को चलाओगे और एस्टर और जल को बनने दोगे और इन्हें अलग नहीं निकालोगे, तो ये दोनों आपस में क्रिया करके रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे और फिर दोबारा से हमारे क्या कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल बनने शुरू हो जाएंगे।
इसका मतलब जिसे आप बनाना चाह रहे हो अधिक मात्रा में, जिसे आप प्राप्त करना चाह रहे हो अधिक मात्रा में, उन्होंने भी आपस में रिएक्शन करके रिएक्टेंट्स को बनाना शुरू कर दिया है, क्रिया कारकों को बनाना शुरू कर दिया है, अभिकारकों को बनाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब आपने 11th क्लास में एक बात पढ़ी थी कि जो रिएक्शन रिवर्सेबल होता है ना, तो रिवर्सेबल रिएक्शन तो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, फॉरवर्ड भी और बैकवर्ड भी। और एक समय ऐसा आता है जब अग्रिम अभिक्रिया का वेग और विपरीत अभिक्रिया के वेग बराबर हो जाते हैं, और जब अग्रिम और विपरीत अभिक्रिया के वेग बराबर हो जाते हैं उस अवस्था को हम कहते हैं रासायनिक साम्य अवस्था या केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसमें तो बेटे रिएक्शन रिवर्सेबल है, और रिवर्सेबल रिएक्शन है तो रासायनिक साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी, और जब रासायनिक साम्य अवस्था स्थापित हो जाएगी तो रिएक्शन तो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। आपको पता है कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, ऐसी वाली अभिक्रिया, वह कभी भी पूर्ण नहीं होती है, पता है ना इस बात को। तो रिएक्शन तो कभी भी कंप्लीट नहीं होने की। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल पूर्ण रूप से एस्टर और पानी में नहीं बदल पाएंगे, तो ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारा क्या हो जाएगा, यील्ड घट जाएगा, लब्धि घट जाएगी। ठीक है, इसलिए जितना भी आपका प्रोडक्ट बनता जा रहा है उतने को आप निकालते जाओगे, जिससे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही प्रोसीड करे। ठीक है, तो इसका रीजन है कि यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, यानी रिवर्सेबल रिएक्शन है। यह एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, और यदि यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जो कभी भी पूर्ण नहीं होती है, परंतु उत्पादों को हटाते रहने पर, यदि आप प्रोडक्ट को साथ के साथ हटाते रहोगे, ठीक है, हटाते रहने पर अभिक्रिया या रिएक्शन विपरीत दिशा में नहीं चल पाती है। रिएक्शन विपरीत दिशा में नहीं चल पाती है, विपरीत दिशा में नहीं चल पाती है। अतः अभिक्रिया केवल अग्रिम दिशा में चलकर पूर्ण हो जाती है। बताओ समझ में आई क्या बात? पूर्ण हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जो प्रोडक्ट हैं एस्टर और पानी, इन्हें हटाते रहना चाहिए साथ साथ। इन्हें यदि आप हटाते रहोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटे, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, 19वां क्वेश्चन। यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, देखते हैं आएगा या नहीं। एक कार्बनिक यौगिक में, ध्यान से देखेंगे बेटे, एक कार्बनिक यौगिक में 69.77% कार्बन, 69.77% तो कार्बन है, कोमा 11.63% हाइड्रोजन, 11.63% है हाइड्रोजन, और इन दोनों को जोड़ के 100 में से घटा दियो तो ऑक्सीजन निकल जाएगी, तथा शेष ऑक्सीजन है, तथा शेष ऑक्सीजन है। ऐसे क्वेश्चन हमने 9th क्लास में करे थे। यौगिक का आणविक द्रव्यमान 86 है। मैं लिख रहा हूं यहाँ आणविक द्रव्यमान या अणुभार भी आप इसे कह सकते हो। ये कितना दे रखा है, 86, ये लिख दिया 86। यह टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है।
इसका मतलब कीटोन है। यह टोलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है। ऐसा तो बेटे कीटोन ही तो करता है। ऐसा टोलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है, परंतु सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एक योगज यौगिक देता है। परंतु सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगज यौगिक देता है। ऐसा तो बेटे एल्डिहाइड भी करते हैं और कीटोन भी करते हैं, दोनों करते हैं। ये कीटोन ही है, पक्की बात है, कीटोन है। टोलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं कर रहा और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगात्मक अभिक्रिया दिखा रहा है, इसका मतलब ये पक्की बात है, कीटोन है। तथा आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। इसका मतलब CH3 वाला कीटोन है, CH3 है उसमें एक तरफ। तथा आयोडोफॉर्म सिखाया था ना, आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। इसका मतलब कीटोन है और CH3 वाला है। और सूत्र 86 इसका क्या है, अणुभार, इससे यूज कर लेंगे हम, इसे 86 को यूज करेंगे। आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, इसका मतलब मिथाइल वाला कोई कीटोन है। अच्छा स्क्रीनशॉट लो, आगे लिखूंगा, बाकी क्वेश्चन ये यहाँ तो आएगा नहीं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। फिर इन्होंने दिया है बेटे कि प्रबल ऑक्सीकरण पर क्या देता है, इथेनोइक तथा प्रोपेनोइक एसिड देता है। इथेनोइक तथा प्रोपेनोइक एसिड देता है। इसका मतलब पता क्या है बेटे, हमें क्या क्या पता चला कि वो कीटोन है, पक्की बात है। उस कीटोन के एक तरफ तो है CH3 और एक तरफ है CO के, एक तरफ तो CH3 और एक तरफ है 3 कार्बन। देखो प्रोपेनोइक एसिड 3 कार्बन, इथेनोइक एसिड 2 कार्बन। यदि आपको पोपोफ नियम याद है तो आपके याद आ रहा होगा कि CO उस तरफ जाता है ऑक्सीडेशन करने पर, कीटोन का CO उस तरफ जाता है जिस तरफ कार्बन परमाणु क्या होते हैं, कम होते हैं। और यहाँ ऐसा ही तो हुआ है। देखो 2 कार्बन तो यहाँ गए और 3 कार्बन यहाँ गए, 3 और 2 5, 5 कार्बन वाला है वो कीटोन। और एक बात है कि वो CO ग्रुप ऐसा है कि जो CH3 के जस्ट बराबर में, यानी दूसरे नंबर पे है। मुझे पता चल गया ये है पेंटेन 2 ऑन। फिर देखते हैं क्या कहा है। यौगिक की संभावित संरचना लिखिए। यौगिक की संभावित संरचना लिखिए। हमें स्ट्रक्चर बताना है कंपाउंड का क्या है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। पहले यहां से लिखेंगे, चलो आंसर। पहले तो आ जाते हैं हम क्लास 9 पे, सबसे पहला काम करते हैं। यहाँ तो हम लिखेंगे तत्व, ठीक है, तत्व लिखेंगे, कौन कौन से तत्व दिए हैं। और यहाँ लिखेंगे परसेंटेज कि कितने कितने परसेंट हैं। और परसेंटेज के बाद लिखेंगे उनके परमाणु भार, या आप एटॉमिक मास भी कह सकते हो, परमाणु द्रव्यमान कह दो, या परमाणु भार कह दो। मोल लिखेंगे और फिर सरल अनुपात लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे मोल, भार बेटे परमाणु भार से निकलते हैं ना मोल। और फिर लिखेंगे सरल अनुपात। सरल अनुपात कैसे निकलेगा वो भी मैं सिखा दूंगा। वैसे तो 9th क्लास में और 11th क्लास में आप पढ़ के आए सारी चीज। देखो तत्व दे रखे इन्होंने, एक तो दे रखा है कार्बन, एक दे रखा है हाइड्रोजन और एक दे रखा है ऑक्सीजन। 3 तत्व हैं। कार्बन दे रखा है 69.77%, हाइड्रोजन दे रखा है 11.63%, ऑक्सीजन तो निकाल दोगे,
इन दोनों को जोड़ो और 100 में से घटा दो, तो ये आ जाएगा 18.60। ठीक है, इन दोनों को जोड़ो और 100 में से घटा दोगे तो ये आ जाएगा। परमाणु भार कार्बन का आपको पता है कितना होता है, 12। हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। मोल निकालने तो भार बटे परमाणु भार, यानी 69.77 को डिवाइड करना होगा 12 से, और यहाँ 11.63 को डिवाइड करना होगा 1 से, ये तो ज्यों का त्यों आ जाएगा। और 18.60 को डिवाइड करना होगा 16 से। तो जब आप 69.77 को 12 से डिवाइड करोगे 5.81 आ जाएगा। ये तो आ जाएगा 5.81, आप भाग करके देख लेना। और ये 11.63 आएगा, और ये आ जाएगा आपका 1.16। अब हमें निकालना है सरल अनुपात। सरल अनुपात के लिए सबसे छोटी संख्या देखो क्या है, ये है ना, इससे भाग करनी है, इसे भी, इसे भी, इसे भी। यानी 5.81 को भी हमें डिवाइड करना है 1.16 से, और बेटे 11.63 को भी हमें डिवाइड करना है 1.16 से, और 1.16 को भी डिवाइड करना है 1.16 से। तीनों में जो सबसे छोटी संख्या है उससे डिवाइड करना होता है तीनों संख्याओं को। तो ये तो लगभग 5 बार कटेगा, और ये लगभग 10 बार, और ये तो 1 बार कटेगा। ठीक है बेटे, तो हमें पता चला है, इसलिए हम लिख सकते हैं मूलानुपाती सूत्र। हम मूलानुपाती सूत्र लिख सकते हैं बेटे। कैसे लिख सकते हैं बताओ? कार्बन के मोल कितने आए हैं? 5, और हाइड्रोजन के कितने आए हैं? 10, और ऑक्सीजन के कितने आए हैं? 1। तो ये आया मूलानुपाती सूत्र। इस एक को लिखो या ना लिखो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब हम निकालेंगे, यहीं से निकालते हैं। चलो यहाँ कोमा करके लिखता हूं, मूलानुपाती सूत्र भार। मूलानुपाती सूत्र भार निकालते हैं, कितना आएगा? 5 तो है कार्बन, 12 वाले, 12 ही तो होता है इसका परमाणु भार। 10 है हाइड्रोजन, 10 है हाइड्रोजन 1 वाले, प्लस 1 है ऑक्सीजन 16 वाला। तो जब आप इन्हें जोड़ोगे ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 86। कितना आ जाएगा? 86। यहाँ लिखते हैं हम, जोड़ के तो देख लोगे आप। 86 इतना ही दे रखा था इन्होंने अणुभार, इस यौगिक का अणुभार इतना ही दे रखा था, 86। अब हम निकाल लेंगे यहाँ n क्या है अभी पता चल जाएगा। n निकलता है ऐसे कि आपको अणुभार को डिवाइड करना होता है मूलानुपाती सूत्र भार से। अणुभार को डिवाइड करना होता है मूलानुपाती सूत्र भार से। अणुभार कितना दिया था क्वेश्चन में? 86, और मूलानुपाती सूत्र भार भी हमारा कितना है? 86। तो इसका मतलब n का वैल्यू आया है 1, और जब n का वैल्यू 1 आया है तो हम अणु सूत्र बता देंगे बड़ी आसानी से। हम बताएंगे अणु सूत्र। कैसे निकलता है बेटे अणु सूत्र? हमने ऐसे निकाला था, मूलानुपाती सूत्र जो होता है ना, उसे n से डिवाइड करना होता है। और मूलानुपाती सूत्र हमारा क्या आया था? ये लिखा हुआ C5H10O। n से क्या करना होता है? मल्टीप्लाई O1, और n की वैल्यू कितनी आई है? 1। तो 1 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो का त्यों रहेगा। ये तो C5H10O, C5H10O लिख दो या O1 लिख दो, एक ही बात है। तो हमें पता चला है कि अणु सूत्र तो है इसका C5H10O, यानी कि 5 कार्बन है। मैंने आपको क्या कहा था कि 5 ही होंगे उसमें कार्बन। और कीटोन है, कीटोन में तो एक ही ऑक्सीजन होगा, CO, बीच वाला ऑक्सीजन CO जो C के साथ होता है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ से प्रतिशतता से निकाला है अणु सूत्र क्या होगा। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप पे। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे कि यौगिक की पहचान करेंगे। देखो सबसे पहली बात, यौगिक जो है वो सोडियम बाईसल्फाइड के साथ क्या करता है? सोडियम बाईसल्फाइड के साथ क्रिया करता है, और
योगात्मक यौगिक देता है। ठीक है, तो मैंने एल्डिहाइड और कीटोन के साथ ही तो क्रिया करवाई थी इसकी, सिखाया था तुम्हें ये रिएक्शन कि जो एल्डिहाइड या कीटोन कोई सा भी कार्बोनिल कंपाउंड है वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कर देता है। इसलिए मैं कहूंगा, इसलिए या तो वो एल्डिहाइड है और या फिर है वो कीटोन। कौन? ये वाला, ये यौगिक एल्डिहाइड या कीटोन है, दोनों में से कोई सा एक है। नंबर बी, एक बात हमें पता चली थी कि टॉलेन अभिकर्मक जो है, टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित, टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है। ये भी तो बात आई थी क्वेश्चन में। अब टॉलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता है तो पक्की बात है कि क्या है वो कीटोन। ये कंफर्म हो गया, एल्डिहाइड तो है नहीं, वो कीटोन है। ठीक है। नंबर सी, हमें पता चला था कि वो आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, आइडोफॉर्म परीक्षण या आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि वो मिथाइल वाला कीटोन है। इधर तो कुछ जुड़ा हुआ, पता नहीं क्या जुड़ा हुआ होगा, पर वो CH3 जुड़ा हुआ है CO से डायरेक्ट, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। और एक बात उन्होंने बताई थी ऑक्सीडेशन की, कि जब आप उसका ऑक्सीडेशन करते हो, प्रबल ऑक्सीकरण करते हो, तो ऑक्सीडेशन पर देता है वो दो चीज। एक तो देता है इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड तो वो इसकी वजह से देगा, दो कार्बन, एक CH3 एक CO, और साथ में देता है वो प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड यानी तीन कार्बन, तीन कार्बन और दो कार्बन, जब ही तो 5 कार्बन है प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, तो इसका मतलब इधर तो 2 कार्बन है, उधर कितने हैं? 3, तो 5 कार्बन है और दूसरे नंबर पे कीटोन है। ठीक है, तो मैं कहूंगा इसलिए क्या है यौगिक, इसलिए यौगिक क्या होगा? देखो, एक कार्बन तो इधर जुड़ गया और 3 इधर जुड़ गए, 1 2 3। अब देखो नंबरिंग तो इधर से होगी, 1 2 3 4 5। पेंटेन, देखो कितने हैं कार्बन? 5 हैं। एल्केनोन में पेंटेनोन, पेंटेन 2 ऑन, इसलिए यौगिक, ये तो फार्मूला है या फिर आप इसका नाम लिख दो, पेंटेन 2 ऑन है। ये है यौगिक पेंटेन 2 ऑन। कौन सा यौगिक है बेटे? पेंटेन 2 ऑन। अब हमें कुछ रिएक्शंस करनी है इसकी, देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शंस। यही रिएक्शन करेंगे जो लिखी है हमने ABCD में। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो अब रिएक्शन देखेंगे हम तीसरे नंबर पे। सबसे पहला रिएक्शन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्रिया। देखो एक तरफ तो CH3 है, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ तो एक कार्बन है, एक तरफ 3 कार्बन है। C3H7 लिख दूं बेटे 3 कार्बन को, मतलब मैंने CH2 CH2 CH3 नहीं लिखा है, C3H7 लिख दिया है, केवल एक ही बात है। ये आपका पेंटेन 2 ऑन ही है। क्या है बेटे? पेंटेन 2 ऑन। यदि इसका सोडियम बाइसल्फाइड से आप रिएक्शन करते हो ना, सोडियम बाइसल्फाइड इसके साथ रिएक्शन करते हो तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। इधर तो जुड़ेगा H और इधर जुड़ेगा SO3Na, इधर SO3Na जुड़ेगा, ये आ जाएगा CH3C, ये आ जाएगा C3H7 और ये ऊपर आ जाएगा OH और ये नीचे जुड़ जाएगा आपका क्या? SO3Na। ठीक है, तो सोडियम बाइसल्फाइड से तो ऐसे दिखाता है योगात्मक अभिक्रिया। अच्छा, फिर हमने एक बात और देखी थी क्वेश्चन में कि ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, तो आइडोफॉर्म टेस्ट को लिख सकते हो आप, CH3CO, 3 कार्बन बनाने हैं ना, 1 2 3। इसका रिएक्शन आप करा दो 3I2 + 4NaOH के साथ। 3I2
+4NaOH। इस तरह भी लिख सकते हो आप आयोडोफॉर्म टेस्ट को। तो सबसे पहले तो हमें बनाना होता है CH3। ये बॉन्ड टूटता है ना यहाँ से, ये CH3 बनेगा। एक तो बनेगा CH3 आयोडोफॉर्म, जिसका पीले रंग का अवक्षेप होता है, आपको पता है। इसका अवक्षेप कैसे रंग का होता है? पीले रंग का। ठीक है, दूसरे तरीके से भी मैंने इस रिएक्शन को लिखवा रखा है आपको, NaOI के द्वारा। अब देखो, 1 2 3 4, 4 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट, 1 2 3, और चौथे कार्बन पे लिख दो COONA, एक ये बनता है। इसे आप कह सकते हो सोडियम ब्यूटेनोएट। और साथ में 3 अणु तो बनेंगे सोडियम आयोडाइड के, और 3 ही अणु बनेंगे जल के। ठीक है बेटे, इस तरीके से रिएक्शन आप लिख सकते हो। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट इसलिए दिया है क्योंकि इसके बाद CO के साथ जुड़ा हुआ है CH3 ग्रुप। नंबर C, एक हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन। देखो, इसमें पढ़ा था ऑक्सीडेशन, CH3CO, 1 कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन। यदि किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यहाँ लगाओगे ऑक्सीडेशन के लिए, प्रबल आक्सीकारक को, तो यहाँ लगेगा पोपोफ का नियम। और पोपोफ ने कहा था कि यदि आपके पास कीटोन है और उसका आप ऑक्सीडेशन करते हो, तो CO उस तरफ जाता है जिधर कार्बन कम होते हैं, तो बॉन्ड ये वाला टूटेगा, ये वाला नहीं। इधर कार्बन 1 है, इधर 3 थे ना, तो 2 कार्बन वाला बनेगा। एक तो एसिड बनेगा 2 कार्बन वाला, और एक एसिड बनेगा 3 कार्बन वाला। 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH, ठीक है। और 3 कार्बन वाला CH3CH2COOH। यही तो कहा था, इथेनोइक एसिड बनता है और प्रोपेनोइक एसिड बनता है। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो जाता है। और अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 देखो जरा क्या है, 20वां क्वेश्चन। यद्यपि फिनॉक्साइड आयन की संरचनाएं कार्बोक्सिलेट आयन की तुलना में अधिक हैं। यद्यपि फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचनाएं लिख लो, अनुनादी संरचनाएं क्या था? कार्बोक्सिलेट आयन से अधिक हैं। कार्बोक्सिलेट आयन से अधिक है। हाँ, कार्बोक्सिलेट आयन की तो अनुनादी संरचनाएं 2 होती हैं, फिनॉक्साइड की होती हैं 5। ठीक है, ये सिखा रखा क्वेश्चन पहले से भी मैंने, दोबारा फिर रिपीट हो गया क्वेश्चन। परंतु कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल की अपेक्षा प्रबल अम्ल है। परंतु कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल की अपेक्षा प्रबल अम्ल होता है या है। कारण बताओ या कारण बताइए। देखो मैं बताता हूं बेटे, हालांकि मैंने पहले भी आपको ये क्वेश्चन क्लियर कर रखा है। यदि हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड की, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है RCOOH, ठीक है। ये अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, तो RCOO नेगेटिव बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन। कैसे बनेगा देखो मैं बताता हूं आपको कैसे बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन। भाई कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH, ये किस तरह बनाता है? यदि H पॉजिटिव आयन इसने रिलीज कर दिया
तो बनेगा RC00 नेगेटिव, RC00 नेगेटिव, ये है कार्बोक्सिलेट आयन। और यदि आप फिनॉल की बात करो, फिनॉल, तो फिनॉल होता है ऐसा, ऐसा ही तो होता है बेटे फिनॉल, देखिए जरा, ऊपर जुड़ा होता है OH। यदि इसने अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज कर दिया तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, वो होता है ऐसा, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड और O नेगेटिव। तो ये तो पहले वाला जो आयन है हमारा, ये तो कार्बोक्सिलेट आयन है, ये फिनॉक्साइड आयन है। अब हमें इस बात को देखना है कि कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है या फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है। इन दोनों में से यदि कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्थायी होगा तो पक्की बात है कार्बोक्सिलिक एसिड को H पॉजिटिव आयन रिलीज करने में बहुत मजा आएगा, बहुत ज्यादा मात्रा में तेजी से H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा, क्योंकि उसे पता है कि जो H पॉजिटिव आयन रिलीज करने के बाद मेरा आयन बनेगा कार्बोक्सिलेट आयन, वो बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। और ज्यादा स्टेबल होगा तो मुझे अब भी कोई दिक्कत नहीं है, और तब तो मेरी बल्ले बल्ले हो जाएगी। इसलिए वो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करके ही मानेगा, क्योंकि उसे पता है मेरा आयन स्टेबल है। और मैं कहूंगा फिर RCOOH स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि वो बहुत खुशी खुशी और बहुत तेजी से और बहुत ज्यादा मात्रा में H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है। पर यदि यहाँ पर ऐसा हुआ, यहाँ क्या हुआ कि यदि फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल हुआ तो यहाँ फिनॉल को भी अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज करने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उसे पता है कि मैं अपना H पॉजिटिव आयन रिलीज करने के बाद जो मेरा आयन बनेगा वो स्टेबल होगा, मेरी तो जब भी बल्ले बल्ले होगी। तो इसलिए हमें चेक करना है कि इसका आयन ज्यादा स्टेबल है या इसका। इन दोनों में से जिसका आयन ज्यादा स्थायी होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, दोनों में से वो ही एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाएगा। ठीक है बेटे, अच्छा स्क्रीनशॉट लो, समझाता हूं किसका आयन ज्यादा स्टेबल होगा, कार्बोक्सिलेट आयन या फिनॉक्साइड आयन। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे चलो पहले देखते हैं कार्बोक्सिलेट आयन को। ठीक है, कार्बोक्सिलेट आयन RCOO नेगेटिव, RCOO नेगेटिव। जरा इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। RCOO नेगेटिव में आपको पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके पास लोन पेयर कितने होंगे, 1 2, और इसके पास होंगे 1 2 और 3 लोन पेयर होंगे इसके पास, नेगेटिव चार्ज है ना इसके पास। तो होगा क्या, एक लोन पेयर यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, फिर इस डबल बॉन्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और एक अनुनादी संरचना हमें मिलेगी RC, यहाँ सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड O, ऐसा ही तो मिलेगा बेटे। अब इसके पास बचे हैं 2 लोन पेयर और इसके पास 1 2 3 4 5 6 यानी 3 लोन पेयर। तो कार्बोक्सिलेट आयन की 2 अनुनादी संरचनाएं होती हैं, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ है और यहाँ है। यदि मुझे बनाना है इनका अनुनादी संकर तो मैं ऐसा बनाऊंगा रेजोनेटिंग हाइब्रिड। देखो O इसके ऊपर डेल नेगेटिव और यहाँ दिखा दिया एक इस तरह का पार्शियल डबल बॉन्ड दोनों के ऊपर। तो इन संरचनाओं से एक बात पता चलती है, अनुनादी संरचनाएं भले ही 2 हों इसके पास, पर नेगेटिव चार्ज जो है वो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर है। यदि किसी भी संरचना में ऋण आवेश अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के पास होता है तो वो संरचना अधिक स्थायी होती है। इस चीज को दिमाग में घुसा लो बिल्कुल एकदम। मान लो मैं आपको कह दूं कि एक संरचना है और उसमें अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु है और उसके ऊपर है ऋणावेश, तो वो संरचना ज्यादा स्थायी इसलिए होगी क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता जिसकी ज्यादा होती है उसकी आदत ही होती है इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की अपनी तरफ, और जिसकी आदत इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की होती है वही इलेक्ट्रॉन को अधिकतम मात्रा में अपने ऊपर रख सकता है। और यदि वो इलेक्ट्रॉन को अधिकतम मात्रा में अपने ऊपर रख सकता है तभी तो उसके ऊपर यहाँ नेगेटिव चार्ज दिखाया गया है। तो यदि अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर यानी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। और यदि इसका उल्टा हो गया, मान लो कोई विद्युत धनात्मक परमाणु है या कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है किसी संरचना में, तो क्या होगा बेटे? तो बिल्कुल ऐसा होगा जैसे एक गरीब आदमी है
और उसे करोड़ों अरबों खरबों रुपए दे दिए गए हों, तो यदि गरीब आदमी को कई करोड़ अरब या खरब, मेरे जैसे आदमी को अरबों या खरबों रुपए कहीं से मिल जाएंगे ना, तो मेरे अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, क्योंकि मुझे इतने पैसों की आदत ही नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा अरबों खरबों रुपए, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए उस आदमी के पास अच्छे लगेंगे या रुकेंगे या स्थायी होंगे जो पहले से अमीर है। समझ रहे हो ना आप बात? अमीर आदमी के पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए सुरक्षित रहेंगे, स्टेबिलिटी आएगी, क्योंकि उसे इतने पैसों को संभालने की आदत है। और यदि मेरे जैसे गरीब आदमी के पास करोड़ों अरबों खरबों रुपए आ जाएं, तो मैं तो काम करना ही छोड़ दूंगा, ना तो मैं ड्यूटी जाऊंगा, ना तो मैं कोई भी काम करूंगा, मैं तो पैसों को खर्च कर दूंगा, उन्हें सबको इधर उधर लुटा दूंगा। तो मेरे पास तो स्टेबिलिटी आएगी ही नहीं, ये तो प्रकृति का नियम है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो विद्युत ऋणात्मक परमाणु होता है ना, उसके पास नेगेटिव चार्ज हो तो वहां स्टेबिलिटी उसे मिलती है। और यदि जो विद्युत धनात्मक परमाणु है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आपने दे दिया, तो स्टेबिलिटी क्या होती है? वहां स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं आती है, डिस्टर्ब हो जाती है, कंपाउंड हो जाता है, अनस्टेबल। ठीक है, तो पैसा तो अमीर आदमियों के पास ही रुकता है, गरीब के पास यदि आया तो वो रुकेगा ही नहीं, खर्च हो जाएगा, जितना भी आएगा उतना खर्च हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो हमें यहाँ पता चला है कि यहाँ नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन परमाणु के पास है, जो एक अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु है। इसका मतलब यहाँ स्टेबिलिटी होगी। इसकी अनुनादी संरचनाएं भले ही दो हों, पर दोनों ही संरचनाएं बहुत ज्यादा मजबूती या स्टेबिलिटी या स्थायित्व प्रदान कर रही हैं संरचना को, जिसके कारण मैं कहूंगा कि कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल होगा। और यदि कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल होगा तो इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड अपने H पॉजिटिव आयन को खुशी खुशी रिलीज करके इसमें कन्वर्ट होगा कार्बोक्सिलेट आयन में। इसका मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। पर यदि हम फिनॉल की बात करें, जरा उसे तो देख लो। फिनॉल ऐसा होता है, फिनॉल देखो, ये तो बेंजीन रिंग है, ये बॉन्ड बना दिए 3 डबल बॉन्ड, और OH उसने छोड़ दिया O नेगेटिव। इसके पास है 1 2 3 4 5 6, यानी 3 लॉन पेयर हैं। ये है हमारा फिनॉक्साइड आयन। अब देखो, एक संरचना मैंने यहाँ बनाई, एक संरचना यहाँ बनाई, कितनी हुई है? 3। एक संरचना यहाँ बना दी 4, एक संरचना यहाँ बना दी 5। जरा ध्यान से समझियो। और यहाँ बना देंगे हम अनुनादी संकर, रेजोनेटिंग हाइब्रिड। बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। देखो क्या होता है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये बन गया डबल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, इसके पास बचे हैं 2 पेयर और नेगेटिव चार्ज उस पर बचा नहीं है। और यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, तो इस बॉन्ड की कोई जरूरत नहीं, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाएंगे, नेगेटिव चार्ज। ये बॉन्ड ज्यों का त्यों है, ये बॉन्ड ज्यों का त्यों है, ये कन्वर्ट होगा इसमें। ये सारी अनुनादी संरचनाएं एक दूसरे में कन्वर्ट होंगी जो मैं बनाऊंगा यहाँ। और लास्ट में हम बनाएंगे रेजोनेटिंग हाइब्रिड, अनुनादी संकर, इन सब का मिला जुला रूप। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो इस पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएंगे यहाँ। तो ये तो डबल बॉन्ड O है, इसके पास 2 लॉन पेयर हैं, यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये डबल बॉन्ड है। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो डबल बॉन्ड O और 2 लॉन पेयर, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, और ये आ गया नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनाएंगे और उसे कहेंगे पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को दोबारा वापस लौट जाओ। तो यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड और यहाँ बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और बेटे ये आगे इसके पास तीनों लॉन पेयर। ठीक है, अब देखो आपको एक बात समझ में आ रही होगी। समझ में क्या आ रहा है? देखो यहाँ बना दूं पहले O। हमें एक बात समझ में आ रही है कि ऑक्सीजन के ऊपर लगभग डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, तो हम यहाँ डॉटेड से इसे दिखाएंगे। और ऑक्सीजन के ऊपर आंशिक ऋणावेश भी है। ठीक है, माइनस तो आया है इस पे, देखो माइनस आया है। पर बेटे अंदर यदि आप बात करो इस रिंग की,
तो इस पूरे रिंग पर मैं दिखाऊंगा, इस पर भी आंशिक ऋणावेश है। ये तो डबल बॉन्ड की वजह से मैंने डॉटेड दिखाया है, कहीं भी हो सकता है तीनों जगह में से। और नेगेटिव चार्ज आंशिक रूप से आंशिक ऋणावेश दिखाया गया है। देखो बेटे, 1 2 3 4 5 संरचनाएं हैं, ये तो अनुनादी संकर है। 5 अनुनादी संरचनाएं हैं, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। इन 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जरा कंपैरिजन तो कर लो, तुलना तो कर लो। देखो, 1 और 1 2, केवल 2 संरचनाओं में ही नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है, यानी अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के ऊपर है 2 संरचनाओं में, 5 में से 2 में। 3 संरचनाओं को देखो तो सही, यहां नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? कार्बन के। कार्बन तो अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु नहीं है, यहां भी कार्बन के ऊपर है, यहां भी कार्बन के ऊपर है। यानी कि 3 संरचनाएं तो ऐसी हैं कि उनमें ऋण आवेश कार्बन के ऊपर है, जो कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु है। और यदि वो कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु है कार्बन, और उसके ऊपर आप नेगेटिव चार्ज को दिखा रहे हो, तो समझ जाओ कि ये संरचनाएं स्टेबिलिटी प्रदान नहीं करेंगी, स्थायित्व प्रदान नहीं करेंगी, अस्थायित्व प्रदान करेंगी। यानी स्टेबिलिटी का अपोजिशन करेंगी, स्थायित्व का विरोध करेंगी। तो यहाँ विरोध करने वाली संरचनाएं 3 और सपोर्ट करने वाली 2। और लोकतंत्र है, जो संख्या में ज्यादा जीत उसी की होगी। भले ही अनुनादी संरचनाएं 5 नजर आ रही हो, भले ही अनुनादी संरचनाएं 2 नजर आ रही हो, पर ये दोनों सपोर्ट करने वाली हैं। और ये 5 अनुनादी संरचनाएं तो हैं, पर इनमें से सपोर्ट करने वाली 2 और अपोजिशन करने वाली 3 हैं। इसका मतलब साफ है, आप भले ही इस बात को पढ़ते हो कि किसी भी यौगिक की अनुनादी संरचनाएं जितनी ज्यादा होती हैं, वो यौगिक उतना ज्यादा स्थायी होता है, ये चीज तो पढ़ते हैं हम। तो यहाँ इतनी बात को लेकर तो आप यूं कहोगे जी 2 अनुनादी संरचनाएं कम स्थायी है, 5 अनुनादी संरचनाएं ज्यादा स्थायी है, ऐसा ही तो कहोगे। पर केवल बात यहां तक सीमित नहीं रहती है कि नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने हैं, अनुनादी संरचनाओं की संख्या कितनी है, इस बात पर भी निर्भर करती है क्या दी गई अनुनादी संरचना स्थायित्व को बढ़ा रही है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रही है, इस बात पर भी निर्भर करता है बेटे। तो यहां हमें पता चला है अनुनादी संरचनाएं भले ही 5 हो, पर उनमें से केवल 2 अनुनादी संरचनाएं ऐसी हैं जिनमें अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, और 3 अनुनादी संरचनाएं ऐसी हैं जिनमें कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, जो स्टेबिलिटी को घटाता है, यानी स्थायित्व को कम करता है। इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो आपका फिनॉक्साइड आयन है वो कम स्टेबल है, जबकि कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल है। और जिसका आयन ज्यादा स्टेबल होगा वो ही एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड की अनुनादी संरचनाएं कार्बोक्सिलेट आयन की भले ही 2 हैं, पर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है फिनॉल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो सवाल ये आता है कि हमें लिखना क्या है सर। एक तो ये स्ट्रक्चर आपको बना के आनी है, और यहां लिखना है कि जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन होता है ना, कार्बोक्सिलेट आयन वो अधिक स्थायी होता है, कार्बोक्सिलेट आयन अधिक स्थायी होता है। ठीक है बेटे, कार्बोक्सिलेट आयन अधिक स्थायी होता है। क्यों होता है, कारण भी लिख देते हैं चलो। क्योंकि इसकी अनुनादी संरचनाओं में ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु ऑक्सीजन पर होता है, अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु ऑक्सीजन पर होता है। जबकि दूसरा कौन सा है, फिनॉक्साइड आयन। यदि फिनॉक्साइड आयन को आप देखोगे, ये जबकि फिनॉक्साइड ही लिख दो चलो, जबकि फिनॉक्साइड आयन की 5
अनुनादी संरचनाओं में से केवल दो में ही अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु कह दो या तत्व कह दो, एक ही बात है, ऑक्सीजन पर अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व ऑक्सीजन पर ऋणावेश होता है तथा, ध्यान से सुनियो, तथा तीन संरचनाओं में कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु या तत्व, कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु कार्बन पर ऋणावेश होता है। मतलब ऋणावेश होना चाहिए अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर यदि आपको स्टेबिलिटी चाहिए, स्थायित्व चाहिए। कार्बन पर ऋणावेश होता है जो स्थायित्व को घटाता है, स्थायित्व को क्या करता है, घटाता है। अतः मतलब तीन तो अपोजिशन वाले हैं, दो सपोर्ट वाले हैं, तो संख्या तो देखो किसकी ज्यादा है, ठीक है। स्थायित्व को क्या करेगा, घटाता है। अतः हम क्या लिखेंगे अब, अतः फिनॉक्साइड आयन ही तो है बेटे, अतः फिनॉक्साइड आयन कम स्टेबल होता है या कम स्थायी होता है। फिनॉक्साइड आयन बेटे कम स्थायी होगा कार्बोक्सिलेट आयन की कंपैरिजन में, इसलिए आप लिख सकते हो अतः कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से अधिक प्रबल अम्ल, फिनॉल से अधिक प्रबल अम्ल होता है। बताओ ये बात समझ में आई क्या आपके? तो हमें यहाँ खाली नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं देखनी है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। अनुनादी संरचनाएं जिसकी ज्यादा होंगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, पर वे जो अनुनादी संरचनाएं हैं, वे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, क्या उनमें से हर एक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी पर भी आप गौर फरमा रहे हो या नहीं फरमा रहे हो? तो यहाँ भी ध्यान देना है कि स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगी। नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर है? क्या नेगेटिव चार्ज अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के ऊपर है? क्या नेगेटिव चार्ज कम विद्युत ऋणात्मक परमाणु के ऊपर है? तो यहाँ ध्यान रखना है कि नेगेटिव चार्ज अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के ऊपर होना चाहिए यदि आपको स्थायित्व चाहिए। पॉजिटिव चार्ज अधिक विद्युत धनात्मक परमाणु के ऊपर होना चाहिए यदि आपको स्थायित्व चाहिए। ये चीज ध्यान रखनी है भाग्य से आपको, ठीक है। हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। अब ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। इस एक्सरसाइज में 20 क्वेश्चन ही दिए गए थे, हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं और इस तरीके से खत्म हो जाती है हमारी यूनिट नंबर 12। यूनिट 12 हमारी कंप्लीट हो चुकी है और कल को हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 13, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक या फिर आप कह सकते हो एमीन। इसमें हमारा मेन फोकस रहेगा एमीन पर और हमारे कोर्स में है प्राइमरी एमीन यानी प्राथमिक एमीन। तो कल से हम यूनिट नंबर 13 स्टार्ट करेंगे जो है प्राथमिक एमीन। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।